अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। टुडे आवर टॉपिक इज़ हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आज हम जो प्रॉज 9 है उसके बारे में बात करेंगे। भूख और बढ़ती हुई आबादी इस चैप्टर का मतलब है और इसकी मुसन्निफ़ा हैं एना मैकेंजी। ये एक बड़ा ही मालूमाती मज़मून है। मुसन्निफ़ा ने इसमें भूख फाके का ज़िक्र किया है, इसकी वजूहात को बयान किया है और दुनिया में जो आबादी बढ़ रही है जबकि वसाइल कम हो रहे हैं और इसके सोचने पर हमें मजबूर कर रही है, जो कि एक जेन्युइन रीज़न है और आज के दौर में, आज के ज़माने में ये सबसे संगीन मसला बन चुका है। इसकी एक बड़े बच्चों ये भी वजह है कि शरह पैदाइश चूँकि ज़्यादा हो गई और शरह अमवात में कमी हो गई, क्योंकि अब आम रूटीन पर, रोज़मर्रा रूटीन पर जंगें वगैरह नहीं होती। जो लोग मरते हैं वो ज़्यादातर बीमारी से मरते हैं और उसके लिए भी बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं, इलाज वगैरह हो रहे हैं, जिसकी वजह से शरह अमवात में काफ़ी हद तक क्या हो गई है, कमी वाक़या हो चुकी है। तो आएँ इस चैप्टर को थॉरली डिस्कस करते हैं कि एना मैकेंजी जो मुसन्निफ़ा है वो क्या कहना चाहती है इस चैप्टर में। ठीक है, सही मानों में भूख होने का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हंगर? मुसन्निफ़ा इस क्वेश्चन से ही अपने चैप्टर का आगाज़ करती है। कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप सबके साथ किसी ना किसी वक्त ऐसा हुआ है कि आप फुटबॉल या नेटबॉल जैसे किसी पुरजोश खेल के बाद या चंद घंटे इस कदर मसरूफ़ रहने के बाद जिसमें आप खाना ना खा सके थे, घर वापस आए हों और आपने कहा हो मुझे भूख लगी है, मगर ये भूख ज़्यादा तक ना रही थी अगर आपके लिए खाना तैयार नहीं था। मसलन आप घर गए हैं, आपके लिए खाना तैयार नहीं, तो फिर भी आप भूखे नहीं रह सकते। क्यों नहीं भूखे रह सकते? आप मक्खन के साथ रोटी के चंद टुकड़े खाने के बाद भूख के सबब जो पेट में उठते हैं बल, वो ख़त्म हो सकेंगे, मगर भूख का ये मतलब नहीं। कहता आपने भूख बर्दाश्त की कुछ लम्हात के लिए, कुछ घंटों के लिए, लेकिन मुसन्निफ़ा के नज़दीक ये भूख की डेफिनेशन नहीं है। वो क्या कहती है? कहती है ये मतलब नहीं कि आपको एक वक्त खाना ना मिले या सारा दिन खाना ना मिले तो इट मीन्स ये आपकी हंगर है, ये आपकी भूख है। कहती है इसका मतलब ये है कि पेट भरकर कभी खाने को ना मिले, ये भूख है। मसलन हमेशा ही आप सुबह खा रहे हैं, आपने 2 दिन खाना खाया, लेकिन जितनी आपको भूख थी उतना आपको कभी खाने को मिला ही नहीं, तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये हंगर की डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि आपके पास खाना खाने के लिए कोई चीज़ हो तो इससे आपको तसल्ली ना हो और खाने के बाद आप महसूस कर रहे हो कि कम से कम इतना और खा सकते हैं। इसका मतलब ऐसी हालत भी है जिसमें आप परेशान होंगे। ये डेफिनेशन को मज़ीद आगे बढ़ा रही है। एक तो उसने डेफिनेशन ये बताई है कि भूख का मतलब ये है कि आपको खाने के लिए जी 2 रोटियां यानी कि आपको चाहिए। आप सेटिस्फेक्शन तब फील करेंगे जब आप 2 रोटियां खा लेंगे तो आपकी भूख ख़त्म होगी, लेकिन आपके पास एक ही रोटी होती है खाने के लिए। शायद आपके हालात ही ऐसे हैं या आप जो है ना वो कुछ कुदरती आफत का शिकार हो गए हैं। फिर आगे वो क्या कहती है? कहता है इसका मतलब ऐसी हालत भी है जिसमें आप परेशान होंगे दूसरे वक्त का खाना कहाँ से आएगा, या ये कि अगले वक्त का खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बरतानवी अखबार गार्डियन के नामा निगार आर्थर होप क्रॉफ्ट कीनिया के खुराक मुहैया करने के मराकज़ का दौरा करने के बाद फाका कश बच्चों के मुतालिक लिखता है, कीनिया के बच्चों के बारे में। वो क्या कहता है? कहता है वो ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखें यूं तकती हैं जैसे कि अंधे हों, इनकी टांगें और बाजू मुट्ठी के छुरियों की मानिंद हैं, जो ना चीखते हैं ना हंसते हैं और 2 साल की उम्र में जिनका वज़न 10 पाउंड होता है। ओहो हो, यानी कि उसने एक लागर वाली सूरत हाल स्टूडेंट्स पेश की है कि उनका वज़न एज से बिल्कुल कम है और उनके हाथ पाँव बिल्कुल पतले हैं, स्टिक्स की तरह,
ठीक है, और वो ऐसे तक रहे हैं घूर घूर के जैसे कि वो अंधे हैं। ये लागर जिस्म शो करता है कि वो कभी भी उन्होंने खुराक पेट भर के नहीं खाई। आगे मुसन्निफ़ा क्या कहती है इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंफॉर्मेटिव है, इसमें हमारे लिए बड़ी मालूमात है, माजी की भी और हाल के मुतालिक भी वो कुछ हमें बताना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। शुरू से ही, अज़ल से ही कहत एक मसला बना आ रहा है। इब्तदाई ज़माने के शिकारी को मौसम सरमा के महीनों के दौरान शिकारी जानवरों की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता था। यानी कि उसने एक बताई है बात, कहते इब्तदाई ज़माने में शिकारी जब निकलता था मौसम सरमा के महीनों में तो शिकारी जानवर उसको नहीं थे मिलते, और बाज़ औक़ात होता ये किल्लत इस कदर शदीद हो जाती थी कि इसे और इसके कुंबा को फाका कशी करनी पड़ती थी। दुनिया में कहत का पहला ज़िक्र फ़िरौन मिस्र ने पत्थर में कनंदा कराया था। उसने कहा था, मेरे अहद हुकूमत में 100 साल से दरियाए नील में सैलाब नहीं आया, गल्ले की किल्लत है और खुराक की कमी है। लोग इस कदर कमज़ोर हो गए हैं, जो दौरा करते थे वो चल भी नहीं सकते थे। खुराक पैसे तोड़कर खोले गए हैं और खाली हैं। खाने की हर चीज़ क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। अंजील जो बाइबल है उसमें भी हम कहत के बहुत से वाक़यात का ज़िक्र पढ़ते हैं, जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र और इसके इर्द गिर्द के इलाके 7 साल कहत की ज़द में रहे। और ये सबको वाक़े का पता भी है, जो कि बादशाह को ख्वाब आया था, और वो ख्वाब था, मैं कुछ मालूमाती आपको बच्चों बातें बता रहा हूँ। वो ये ख्वाब था कि जो 7 सूखी भैंसें हैं वो 7 जो बेहतरीन पली हुई जो गायें हैं, भैंसें हैं, उनको खा लेती हैं। तो फिर ये जो है ना, ये हाल जो असल में बताया था हज़रत यूसुफ़ ने बादशाह को, क्योंकि वो तबीर बताते थे, उनकी तबीर हमेशा दुरुस्त होती है, अल्लाह की तरफ से उनको मौजज़ा दिया गया था। उन्होंने तबीर बताई कि ये 7 साल कहत साली का हमें सामना करना पड़ सकता है हमारे मुल्क को। तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इक़दामात भी बड़े अच्छे, उनको जो है ना, वो पहली बार ज़िंदगी में खुराक को महफूज करने का तरीका हज़रत यूसुफ़ ने बताया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न इंतज़ाम के तख्त फसलों की फरावानी के वक्त पहले से ज़हीरा शुदा गल्ले की बदौलत बड़े पैमाने पर बर्बादी से बचा जा सका। ज़ाहिर है उन्होंने पहले ही उनको क्या किया, स्टोर करना जो सा ना, वो बता दिया कि खुराक को पहले ही स्टोर करो, ताकि तुम लोग 7 सालों में इसको क्या करो, इस्तेमाल करो, ताकि तुम्हें कहत का सामना न करना पड़े, भूख का सामना न करना पड़े। इस मजबूत कोशिश की बदौलत मिस्र तो कहत से बच गया, मगर इर्द गिर्द के ममालिक में बहुत से भूख का शिकार हुए। खुद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई फ़लस्तीन से गल्ला खरीदने के लिए मिस्र आए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से की पैदाइश से लेकर तकरीबन 1800 सन तक यूरोप में मुख्तलिफ़ सालों में कहत के रिकॉर्ड मिलते हैं। मुसन्निफ़ा बड़े खूबसूरत तरीके से माजी के कुछ वाक़या बता रही है कि कहत का सामना हमें पहले दिन से ही करना पड़ रहा है। इंसानियत को इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। हर 5 साल में एक कहत पड़ा यूरोप में। इसी अरसे के दौरान इंग्लिस्तान में हर 10 साल में कम अज़ कम एक बड़ा कहत पड़ा। ये बड़े बड़े कहत थे जब मुल्क का एक बड़ा हिस्सा इनकी जद में आया, मगर मकामी तौर पर बहुत से कहत पड़े। हमें अपनी जो दास्तानें हैं, कहत की जो दास्तानें हैं, इनसे कुछ तसव्वुर भी मिलता है। रॉबिन हुड की कहानियाँ, ये एक ख़याली किरदार था, अक्सर मकामी तौर पर ग़ज़ाई किल्लत का पता देती हैं, जिनमें रॉबिन हुड क्या करता है। रॉबिन हुड अपनी कहानियों में किस तरीके का ये करैक्टर है जी, ये ख़याली करैक्टर है जो अपनी कहानियों में ये बताया इसको जाता है कि रॉबिन हुड खुराक की नकलो हमल में मदद करता है, गरीबों का पेट भरने के लिए अमीरों को लूटता या शाही जंगलात से नाजायज़ तौर पर शिकार करता। यानी कि गरीबों की मदद के लिए
अपनी जान जो है ना वो मुश्किल में डालकर गरीबों की जो सा अमीरों की डकैती वगैरह करता, उनका पेट भरता, या गैर कानूनी तौर पर जंगल में जाकर शिकार करता था ताकि गरीबों की मदद कर सके। ये इसकी कहानियाँ बताती हैं। जी नेक्स्ट, मगर यूरोप में कहत दुनिया के दूसरे हिस्सों की निस्बत कम संगीन रहे हैं। जैसे कि चीन की अगर बात करें, चीन में एक सदी में 90 बड़े बड़े कहत पड़े। पिछली सदी में शुमाली चीन में सिर्फ एक कहत के दौरान 9.5 मिलियन यानी कि 95 लाख इंसान मर गए। रूस में 1921 था 1922 वाले कहत में लाखों लोग हलाक हो गए थे। और उनके जी आगे कुछ रेशो बताई गई है, 10 मिलियन 1 करोड़ 1969 से 70 में बंगाल के बड़े कहत में लोग मर गए। हालिया दौर में अगर बात की जाए तो 1942 में जब चावल की फसल यानी कि ख़राब हो गई थी तो बम्बई में, जिसको आज मुंबई कहते हैं, 1 लाख यानी कि 10 लाख 1 मिलियन 10 लाख लोग भूखे मर गए थे। 1964-65 में हिंदुस्तान में मानसून की हवाएं नहीं चली तो उसके सबब ये सदी का बदतरीन कहत पड़ा। बहुत से ममालिक ने बड़े पैमाने पर मदद दी और मदद करने की कोशिश की, अलबत्ता दरामदशुदा खुराक मसले को हल ना कर सकी। अगरचे गले की दस्तयाबी तो काफ़ी थी, मगर इस सारे माल को लाने वाले बहरी जहाज़ों के लिए इतनी बंदरगाहें ना थीं, और फिर नकलो हमल के मसाइल इस कदर बड़े थे कि बहुत से कहत से शदीद मुतासरा अलग थलग इलाकों में खुराक तकसीम ना की जा सकी, और एक ही साल बाद हिंदुस्तान को बदतरीन कहत साली का ख़तरा लाहिक रहा। लें जी, ये मुसन्निफ़ा ने बड़े खूबसूरत तरीके से माजी के जितने भी कहत हैं उनका हमें हाल हवाल बता दिया, और अब वो कहत पढ़ने के असबाब भी बयान कर रही है। वो क्या कहती है कहत पढ़ने के कई असबाब हैं। पहले उसने ये हमें बताया कि कहत इंसानियत का जो है ना वो संगीन मसला रहा है शुरू से ही, स्टार्ट से ही, और कहाँ कहाँ कहत पड़े हैं ये भी उसने बता दिया। इलाकों का भी बारे में बताया कि पूरी दुनिया इसकी जद में रही है, इलाके भी वही हाईलाइट किए। अब वो कहती है कहत पढ़ने के असबाब होते क्या हैं। एक ये कि दस्तयाब खुराक की मकदार के हिसाब से लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मसलन खाने वाले ज़्यादा हैं, खुराक की मकदार कम है। ये भी हो सकता है कि बीमारी की वजह से फसल ख़त्म हो गई हो, मसलन फसलों को कीड़ा लग गया हो। कहत जो बारिश के कमी के सबब आते हैं, इनसे हज़ारों लाखों आदमी भूखे मर जाते हैं। हाँ, ये भी होता है कि बारिश हुई नहीं और फसल जो है ना वो ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। ये भी एक बड़ा संगीन मसला है, बारिश ना होने का जिस सबब। हकीकत यह है कि आज दुनिया में सिर्फ यही नहीं कि खुराक काफ़ी नहीं है, बल्कि हर साल इसे खाने के लिए और बहुत से लोग हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है भाई, शराब पैदाइश ज़्यादा होती जा रही है और शरामात में कमी है। दुनिया की आबादी बर्फ़ के इस बहुत बड़े गोले की तरह बढ़ती जा रही है, जो लड़कते हुए ना सिर्फ जिस्म में बढ़ता जा रहा है बल्कि इसकी रफ्तार में भी इजाफा होता चला जा रहा है। 5 लाख साल पहले दुनिया की आबादी बहुत कम थी, मगर उस वक्त से लेकर आज तक ये बदतदरीज यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक दुनिया की आबादी सिर्फ़ और सिर्फ 200 to 300 मिलियन यानी कि 20 से 30 करोड़ तक थी। ये तादाद 1650 में दुगनी होगी, 1850 में फिर दुगनी होकर 1000 मिलियन 1 अरब होगी, और अब दुनिया की आबादी 3000 मिलियन 3 अरब से भी ज़्यादा है। यानी कि इस रेशो से कितनी शिद्दत से ये आबादी बढ़ी। दुनिया की आबादी जिस शरह से बढ़ रही है, इसके मुताबिक सिर्फ 40 सालों में दुगनी हो जाएगी। आबादी में इस कदर ज़बरदस्त इजाफ़ा धमाका खेज़ इजाफ़ा बन जाएगा, और ये अंदाज़ा लगाया गया है कि अगर किसी तरीके से आबादी में इजाफे को ना रोका गया तो फिर ये 2 या 3 सदियों में दुनिया में इतने अफराद हो जाएंगे कि हमें ज़मीन पर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। मुसन्निफ़ा इस बारे में हम लोगों को गौर व फिक्र दिला रही है कि ये सूरत हाल बेहतर नहीं है। आबादी में इजाफे की बड़ी वजह यह भी है कि एक साल में पैदा होने वाले लोगों की तादाद मरने वाले लोगों की तादाद से ज़्यादा है। नो डाउट
यानी ये पैदाइश जो शरह पैदाइश है और शरह अमवात में क्या है फ़र्क है। आगे उसने कुछ मिसाल भी दी है कि बरतानिया में ये पैदाइश है वगैरह वगैरह, यानी कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक की जो है ना वो रेशो बता रही है। माजी में बच्चों की एक नहायत ही कलील तादाद बड़ी होती थी। अब मगरिब के सनती ममालिक में 20 में से 19 बच्चे बालिग हो जाते हैं और औसतन ज़रूरत के मुताबिक एक जोड़ी यानी मियाँ बीवी को अपनी नस्ल बरकरार रखने के लिए सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने चाहिए और आबादी को इस तरह सतह पर रखना, यानी कि वो कहना चाहती है कि फ़ैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि फ़ैमिली प्लानिंग इसका वाहिद हल है। पहले उसने मसला बताया और उसके बाद वो सलूशन भी बता रही है। मगरबी ममालिक में अमवात की शरह कम हुई और इसके साथ ही पैदाइश में वक्फ़ा रखने के बाद शरह पैदाइश में भी कमी कर दी गई। यानी कि वो एडवांस जो ममालिक हैं वहाँ पर बता रही कि ये फैमिली प्लानिंग को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। और यही उनकी एक बड़ी वजह है जो तरक्की याफ्ता होने की। मगरबी ममालिक, ठीक है, इंग्लैंड, अमेरिका, ये जो कनाडा, ये तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं, ठीक है। इसने इसमें कुछ बातें की हैं। अब वो क्या कहती है नेक्स्ट, कहता है एशिया की अगर बात की जाए और मशरिक़ में जो ममालिक हैं जदीद अद्वियात और वबाओं पर काबू पाकर शरह अमवात को तेज़ी से घटा तो दिया गया है। यहाँ पर एशिया में मिसाल के तौर पर श्रीलंका में मलेरिया के सब मरने वालों की शरह अमवात में बहुत कमी करके 2 ही सालों में आम शरह अमवात को 1/3 कम कर दिया गया, ठीक है। ये काम DDT की दरियाफ्त के सबब हुआ जिसने मलेरिया फैलाने के मच्छरों को क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। आगे वो कुछ मिसालें देती जा रही है कि कैसे एशिया के ममालिक ने क्या किया कि जो सा ना बीमारियों पर किस हद तक कंट्रोल किया, कैसे उन्होंने इक़दामात किए, ठीक है। और इसमें जनाब क्या कहते हैं कुछ संगीन बीमारियों का जिक्र किया, पेंसिलिन वगैरह दरियाफ्त हो गई, ठीक है, जिससे शरह अमवात पर कमी पा ली गई, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे यानी कि वो कॉलरा जिसे हैज़ा कहते हैं उसमें बच्चे मर जाते। उसके बाद क्या कहते हैं कुछ फिंसियाँ, फोड़े वगैरह, उस वजह से भी कुछ होता था। यानी कहने के वाली बात यह है कि वो काफ़ी हद तक जो है ना ममालिक ने, एशिया के जो ममालिक हैं यानी कि पसमानदा जो ममालिक हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक आबादी पर, शरह अमवात पर कंट्रोल कर लिया है। हमारे दौर में, हमारे ज़माने में आबादी में इजाफे का मुताला करना बड़ी ही उल्टी बात ज़ाहिर होती है। ऐसे ममालिक का ग्रोह जो अपनी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की बेहतरीन तरीके से कफ़ालत करने के अहल हैं, निस्बतन कम शरह पैदाइश है, जबकि इन ममालिक का ग्रोह जो आइंदा बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करेंगे, मौजूदा आबादी की कफ़ालत करने के भी पूरी तरह अहल नहीं हैं। कहने वाली बात यह है कि जो ममालिक अपनी आबादी की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते वो कफ़ालत क्या करेंगी, इनकी शरह पैदाइश डेफिनेटली बुलंद ही है। ये एक ग्रोह है। और दूसरे लम्हे यानी कि दूसरे ग्रोह पर नज़र डालते हैं। वो कहती आए जी ज़रा दूसरे ग्रोह पर नज़र डाल दें, जिन्हें अमूमन क्या करते हैं, पसमानदा कहा जाता है। इन्हीं ममालिक में दुनिया के बच्चों की गालिब अक्सरियत जन्म लेगी। कहता है यही वो ममालिक हैं जहाँ पर शरह पैदाइश ज़्यादा है। जब भी कोई देखता है तो उसे मालूम हो जाता है कि ये मुल्क पसमानदा है। ये ऐसे मुल्क हैं जिनकी नुमायाँ खसूसियात क्या हैं कि वहाँ सबसे पहले गुर्बत है। शहरों में भिखारी फिरते नज़र आते हैं, देही इलाकों में लोगों की बड़ी कलील मिकदार में रोज़ी मुयस्सर उनको है जिससे वो अपना वजूद बरकरार सिर्फ रख सकते हैं। बाकी कोई ऐसी बात नहीं कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो। ये ऐसा मुल्क होता है, पसमानदा मुल्क ऐसा मुल्क होता है जिसके पास अपने कारखानों की कमी होती है। आम तौर पर पानी बिजली का इंतज़ाम नाकाफ़ी होता है, सड़कें रेलवे नाकस हैं, हस्पताल स्कूल कॉलेज सब कम हैं और नाकस हैं। अक्सर ख़ास तौर पर उम्र सीधा लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते, यानी कि वहाँ पर जो क्या कहते हैं जो रेशो है एजुकेशन की वो भी बहुत कम है। अशिया और मुल्की बरामदा तकरीबन हमेशा ही हाम माल की सूरत में होती हैं और इनसे यानी कि वो डेफिनेशन बयान करिए कि ये पसमानदा ममालिक कौन से हैं।
और इनसे हासिल होने वाली रकम कीमतों के उतार चढ़ाव के ताबिया होती है, जिससे मुल्क की इक्तसादी हालत पर बुरा असर पड़ेगा। यानी कि वो पसमानदा हालों की जो है ना, पसमानदा ममालिक की जो हालत है वो बड़ी खूबसूरती से, बड़ी तफसील के साथ उसने इस चैप्टर में पेश की। मयारी ज़िंदगी में जो फ़र्क है वो तो लाजमी तौर पर पड़ेगा। माजी में आबादी में कमी सिर्फ कहत और बीमारी की वजह से नहीं होती थी, बल्कि जंग भी एक बड़ी वजह थी। ज़ाहिर सी बात है, 3 वजह से माजी में हमेशा शरह पैदाइश जो है शरह अमवात वो ज़्यादा रही है, कहत, बीमारी और जंग। अगर हम चाहें तो हम में इतनी ताकत है कि जंग को ख़त्म कर दें, लेकिन अगर लोगों का एक ग्रोह गरीब से गरीब तर होता चला जाता है और अपने कुंबों और दोस्तों को इंतहाई मुसाइब में मुब्तला देखता है, जबकि लोगों का दूसरा ग्रोह दुनिया में अमीर से अमीर तर होता चला जाता है, इस तरह हम ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जो गरीबों को अमीरों के खिलाफ जंग करने के लिए उभारती है। उसने बड़ी खूबसूरत तरीके से ये बात बता दी है कि दुनिया में 2 ग्रोह हो रहे हैं, एक अमीर से अमीर और दूसरा गरीब से गरीब। अब जाहिर सी बात है कि अपनी खुराक या अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गरीब फिर अमीरों के साथ जंग करेंगे, और ये ऐसी सूरत हाल मज़ीद पैदा होती जा रही है। अब लास्ट पे वो क्या जिक्र कर रही है, इन ममालिक के लिए तवील और वसी जवाब बस यही है कि अपनी शरह पैदाइश कम करें, मगर जैसा कि मैं इसकी वजाहत क्या है कर चुका हूँ, इसके लिए वक्त दरकार होगा और ये मकसद हासिल करना आसान नहीं है। जो काम हमें ज़रूर करना चाहिए वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़िंदा रहने की मदद दें और इसके साथ साथ कुंबों को महदूद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। यानी कि शरह पैदाइश पर क्या करें, कंट्रोल करें, फैमिली प्लानिंग को क्या करें, फॉलो करें, क्योंकि ये एक लम्हा फ़िक्र है सबके लिए, वो सभी इंसानियत की इसमें बात कर रही है। आएँ जी, अब इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको जो सा वो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज़ इट मीन बाय हंगर? भूख का क्या मतलब है? ये पेपर में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। हाउ डज़ एना मैकेंजी डिफाइन हंगर? ये मुसन्निफ़ा कैसे जी भूख की तारीफ़ करती है। हंगर का मतलब है ऐसी हालत, अ कंडीशन इन विच, जिसमें वी नेवर हैव अ फुल मील टू ईट, जिसमें हमें कभी भी खुराक खाने को मुकम्मल तौर पर ना मिले, उसे कहते हैं भूख। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज़ फैमिन मीन? भूख का क्या मतलब है? डिस्क्राइब सम ग्रेट फैमिन्स, कुछ अजीम जो कहत हैं माजी के वो बयान करें। फैमिन मीन्स एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड। कहत का मतलब है बड़े पैमाने पर खुराक की कमी। फर्स्ट जो ग्रेट फैमिन था वॉज द 7 years, वो 7 साल का कहत था। इजिप्ट, मिस्र में, इजिप्ट का मतलब होता है भाई मिस्र, वो मिस्र में था 7 साल का बड़ा कहत। बाद में जो अजीम कहत आया था वो चाइना में था। एन अदर ग्रेट फैमिन वाज इन इंडिया, फिर एक बड़ा जो कहत पड़ा था वो इंडिया में पड़ा था, जिसमें 10 million पीपल डेड, जिसमें जो 1 करोड़, जिसमें 1 करोड़ जो बंदा था वो मारा गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू फैमिन टेक्स प्लेस? या टेक प्लेस लफ्ज़ यूज़ को जी किया जा सकता है या अकर यूज़ किया जा सकता है, किसमें? पेपर में। ठीक है जी, एग्जामिन जो से पेपर सेट करने वाला, या टेक प्लेस और अकर का मतलब एक ही होता है वाक़या होना। ओके, यानी कि ये कहत वाक़या कैसे होते हैं? डिस्कस द कॉजेज़ ऑफ फैमिन, कहत की वजूहात बयान करें, डिस्कस करें कहत की वजूहात क्या हैं। फैमिन्स वाक़या होते हैं व्हेन क्रॉप्स फेल, जब फसलें तबाह हो जाती हैं, ड्यू टू लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी की वजह से और ज़्यादा आबादी की वजह से, इन द एरिया में। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली डिस्क्राइब, मुख्तसर बयान करें, जो इंडिया में फैमिन आया था 1964 और 65 में। ड्यू टू द वर्स्ट फैमिन, बदतरीन कहत की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग व डेड, मारे गए। इम्पोर्टेड फूड, जो दरामद शुदा यानी कि मंगवाई गई जो खुराक थी, कुड नॉट रीच, वो ना पहुंच सकी। रीच का मतलब होता है स्टूडेंट्स पहुंचना,
कहता जो मंगवाई गई खुराक थी वो पहुंच ना सकी लोगों तक वक्त पर। इफ़ ग्रोथ रेट, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ग्रोथ रेट इज़ नॉट चेक, अगर बढ़ाव की जो शरह है उसको चेक नहीं किया जाता, व्हाट विल हैपन, क्या होगा विद इन 2 और 3 सेंचुरीज, तो 2 या 3 सदियों के अंदर क्या होगा। देन विद इन नेक्स्ट 2 सेंचुरीज, कहता है अगले 2 या 3 सेंचुरीज में देयर विल नॉट बी इनफ प्लेस, इतनी जगह नहीं होगी ज़मीन पर फॉर पीपल, लोगों के लिए कि वो खड़ा हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू अकाउंट, आप कैसे अकाउंट करते हैं फॉर हाई बर्थ रेट, जो शरह पैदाइश ज़्यादा है अंडर डेवलप कंट्रीज़, तरक्की पजीर ममालिक में। स्टूडेंट्स, अंडर डेवलप का मतलब होता है तरक्की पजीर ममालिक, पसमानदा ममालिक, ठीक है। ये मैंने तफसीलन थीम भी आपको पढ़ के बताया। तरक्की पजीर ममालिक में जो शरह पैदाइश है ज़्यादा, वो कैसे आप अकाउंट करेंगे। इन ममालिक में, इन दिस कंट्रीज, इन ममालिक में जो पीपल है वो एजुकेटेड नहीं है और ज़िम्मेदार भी नहीं है इस हवाले से। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज रॉबिन हुड, रॉबिन हुड कौन था। व्हाट डू द स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड, क्या कहानियाँ रॉबिन हुड की बताती हैं हमें, रॉबिन हुड की कहानियाँ हमें क्या बताती हैं, ये बंदा कौन था। रॉबिन हुड वॉज एन इमेजिनरी करेक्टर, ये एक ख्याली किरदार है। इमेजिनरी का मतलब होता है ख्याली, ये एक ख्याली किरदार है था। इन हिज स्टोरीज, उसकी कहानियों में, ही रॉब्ड, वो डकैती करता अमीरों की, एंड हेल्प द पुअर, और गरीबों की मदद करता। हिज स्टोरीज टेल अस, उसकी कहानियाँ हमें बताती हैं कि वी शुड हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए गरीबों की, इंस्टेड ऑफ पुट डाउन हिम। स्टूडेंट्स, पुट डाउन का मतलब होता है दबाना, ठीक है, जुल्म करना। कहता है गरीबों पर जुल्म करने की बजाय हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये कहानियाँ रॉबिन हुड की हमें बताती हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। विच कंट्रीज कैन बी कॉल्ड अंडर डेवलप्ड, कौन से ममालिक तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं, यानी कि क्या डेफिनेशन है तरक्की पजीर ममालिक की। सच कंट्रीज, ऐसे जो ममालिक हैं, विच हैव अ हाई बर्थ रेट, जिनमें शरह पैदाइश ज़्यादा हो, लो लेवल ऑफ लाइंग, मयार ज़िंदगी कम हो, इलिटरेसी जाहलियत हो, पुअर इंडस्ट्री सनत खराब हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी हो, और कॉल्ड अंडर डेवलप, उनको तरक्की पजीर ममालिक कहा जा सकता है। ये डेफिनेशन बयान की गई है कि कौन से ममालिक को जो है ना वो कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द मेजर कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, बयान करें, डिस्क्राइब बयान करें जो मेजर बड़ी वजह हैं आबादी बढ़ने की आज की ज़माने में, आज की दुनिया में। हाई बर्थ रेट्स एंड लो डेथ रेट्स आर कॉजिंग, कहता है शरह पैदाइश में इजाफा और शरह अमवात में कमी, और कॉजिंग, ये वजूहात हैं बिला रोग फैलाव की इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो दुनिया की आबादी है उसमें। यानी कि सीधी सी बात यह है कि शरह पैदाइश में इजाफा होता जा रहा है, शरह अमवात में कमी होती जा रही है, और यही वजह है आज के दौर में आबादी के इजाफे की। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस इकोनॉमीज़ ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, तरक्की पजीर ममालिक की माशियत डिस्कस करें। ये ममालिक हैव ओवर पॉपुलेटेड, इन ममालिक में आबादी ज़्यादा है, इलिटरेसी जहलियत है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इनफ, बिजली काफ़ी नहीं है, इसलिए जो इकोनॉमीज़ है, जो माशियात है, माशियत का जो ग्रोथ है, इजाफा है, वो क्या है, स्लो है, आहिस्ता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वाज पॉपुलेशन डिक्रीज इन द पास्ट, माजी में आबादी कम कैसे होती थी। फैमिन, कहत की वजह से, बीमारी की वजह से, जंग की वजह से। स्टूडेंट्स, ये 3 वजूहात थी माजी में जिसकी वजह से आबादी कम हो जाती थी, वर रिड्यूस्ड, ये कम हो जाती थी पॉपुलेशन इन द पास्ट माजी में। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी फैमिन्स अकर इन चाइना, कितने कहत जनाब वाक़या हुए चाइना में और कितने लोगों को कत्ल कर दिया। चाइना हैड 90 मेजर फैमिन्स, चाइना में 90 बड़े कहत पड़े एक सदी में। 10 मिलियन पीपल, 1 करोड़ बंदा मर गया एक ही सदी में। क्वेश्चन नंबर 13,
वाई इज़ बर्थ रेट नॉट सो हाई, बर्थ रेट शरह पैदाइश में इजाफा क्यों नहीं है तरक्की याफ्ता ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में बर्थ रेट ज़्यादा क्यों नहीं है। इन सच कंट्रीज़, ऐसे ममालिक में एजुकेशन आम है। दे हैव हाई लेवल ऑफ लाइंग, मयार ज़िंदगी बुलंद है। एंड हाई प्रोडक्शन, पैदावार में इजाफा है। दे नो, वो जानते हैं अबाउट फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में। स्टूडेंट्स मुझे एक और सवाल यहाँ पर याद आ गया, ये भी आपसे को पेपर में पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि ये भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो जवाब उसका यही होगा। विच कंट्रीज कैन बी कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, किन ममालिक को हम तरक्की याफ्ता ममालिक कह सकते हैं। ओके, तो ये पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने यही जवाब उसका लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट, शरह पैदाइश और शरह मौत का मतलब क्या होता है। हाउ डू दे अफेक्ट, ये कैसे असर अंदाज होते हैं एक मुल्क की आबादी पर। बर्थ रेट का और डेथ रेट का जी मतलब क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है, और ये कैसे एक मुल्क की आबादी पर असरअंदाज होते हैं। या व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, भाई डेथ रेट और बर्थ रेट में क्या रिलेशनशिप है। पॉपुलेशन ग्रोथ, एक आबादी के इजाफे में, यानी कि आबादी के इजाफे में जो डेथ और बर्थ रेट की रिलेशनशिप है वो क्या है। जी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब है नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ पॉपुलेशन, के जो बर्थ शरह पैदाइश की तादाद और शरह अमवात की तादाद इन एन एरिया, एक एरिए में। ओके, व्हेन बर्थ रेट इज़ ग्रेटर दैन, अब रिलेशनशिप इसका क्या है, उसका जवाब है व्हेन बर्थ रेट इज़ ग्रेटर दैन द डेथ रेट, जब शरह पैदाइश में इजाफा हो जाए शरह अमवात से तो पॉपुलेशन क्या है वो बढ़ती है, यानी कि आबादी में इजाफा हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स आज हमने मुकम्मल तौर पर जो हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसका थीम भी पढ़ा है और जो सा ना वो उसके क्वेश्चंस को भी थॉरोली रीड किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको रीड करवा दिए हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरीके से समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।